नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो खुद को स्ट्रीट फाइटर बताकर मोदी सरकार को ललकारती थी, वही अब कोर्ट, जांच एजेंसियों और आरोपों के जाल में ऐसी उलझी है कि चुनाव से पहले ही सांस फूलती नजर आ रही है। दरअसल आईपैक रेड मामला अब सिर्फ एक केस नहीं रहा, बल्कि ममता सरकार की साख पर सीधा सीधा चार्जशीट बन चुका है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया, उसने दीदी की ईमानदार प्रशासन वाली छवि पर हथौड़ा मार दिया है। आरोप साधारण नहीं है। ममता पर आरोप है सबूतों से छेड़छाड़, डिजिटल साक्ष्य नष्ट करना, जांच को प्रभावित करना और सत्ता सुरक्षा का दुरुपयोग करना। तो चुनाव के बीच में ममता कैसे है बेदम, आपको बताएंगे। पर राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही पूरा विपक्ष बेदम नजर आ रहा है। दरअसल चुनाव आयोग ने 10 राज्यों की राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी। राज्यसभा की 37 सीटों के लिए 16 मार्च को वोटिंग होगी और नतीजे उसी दिन आएंगे। तो राज्यसभा की गणित में कैसे उलझा है विपक्ष, वो भी आपको बताएंगे। साथ ही केजरीवाल पंजाब जाकर बुरे फंस गए हैं। पंजाब आम आदमी पार्टी के अंदर तकरार बढ़ती जा रही है। अब 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा तेज हो गई है। पार्टी के मंत्रियों और विधायकों की अहम बैठक भी हुई, जिसमें एक अनुसूचित जाति और एक अपर कास्ट विधायक को डिप्टी सीएम बनाने पर रायशुमारी चल रही है। तो पंजाब में भी क्या चल रहा है, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, चुनाव के बीच में ममता बनर्जी कैसे बेदम नजर आ रही हैं? देखिए, ये जो टाइम दिया गया है अगली सुनवाई का 18 मार्च, ये तो एकदम बीच में पड़ेगा। कारण ये है कि ये वो समय होगा जब नॉमिनेशन का कार्यक्रम चल रहा होगा, क्योंकि जो जानकारी आ रही है 4 से 8 के बीच इलेक्शन कमीशन डेट की घोषणा करेगा और उसके बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उस वक्त न प्रशासन ममता के पास होगा, न शासन होगा, न पुलिस होगी, कुछ नहीं होगा। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी उस केस की जिसमें ममता बनर्जी सीधे सीधे फंसती हुई नजर आ रही है, और ऐसे केसेस में कि जिसमें सीधे जेल होता है। ये आम केस नहीं है, ये हवाला से जुड़ा हुआ मसला और उसके वैसे ही बड़े स्ट्रिंजेंट प्रावधान है। भाई, ईडी के नाम से क्यों डरते हैं? ये कोई आम क्राइम थोड़ी है, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। और उस केस में आपके ऊपर आरोप ये है कि आप जांच में दखल, धमकी, डराना, फाइल चुराना, एविडेंस मिटाना और डिजिटल सबूत अपने साथ लेकर के चले जाना। ये तो बड़ा ही गंभीर आरोप है और इस तरह के केसेस में कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल की सजा हो जाती है। ये ऐसा प्रावधान है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में कल ये मसला आया। पहले मसला आया था तो ममता बनर्जी की तरफ से नोटिस का जवाब दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, ममता ने कहा कि हमने कुछ नहीं किया, हम तो बस गए थे, अपना फाइल उठा के ले आए, बाकी हमारे जाने के बाद देखिए सब कुछ ठीक ठाक चला, माय लॉर्ड, है ना। ईडी ने जवाब में आज बताया कि वह टेरराइज कर रही थी, फाइल चोरी करके गई, डरा रही थी, धमका रही थी। और इतना भी मन नहीं बढ़ा। रवि साहब ने कहा कि भाई, राजू साहब ने कहा कि अभी हम और भी एक जो है इसके ऊपर और भी हम एक एडिशनल जवाब जो है हम डालेंगे। तो 18 तारीख चला गया है। तो ममता बनर्जी के लिए ये तो बहुत खतरनाक इसलिए होगा कि जजेस ने ऑलरेडी कह दिया कि प्राइमा फेसी जो पहला जो उनका रिएक्शन था कि वो ये था कि दिस इज वेरी सीरियस, ये बहुत ही गंभीर मामला है और हम अराजकता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ममता बनर्जी तो इस केस में लटक गई है। वाकई में आरोप तो काफी गंभीर है और चुनाव के बीच में इस केस की सुनवाई भी होगी। लेकिन ईडी ने जो हलफनामा दाखिल किया है और वो कह रहे हैं कि अब इसकी जांच सीबीआई से करानी चाहिए, क्या चुनाव के बीच में ममता की गिरफ्तारी भी हो सकती है क्या? देखिए, गिरफ्तारी तो नहीं होगी,
लेकिन ये पावर टसल जो चल रहा है उसमें ईडी भी जीत रही है और चुनाव आयोग को भी मौका मिल रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी हलफनामा आएगा। चुनाव आयोग ने बता दिया है कि ममता बनर्जी की पूरी मशीनरी, यानी कि कोलकाता का पुलिस कमिश्नर, वहां का डीजीपी, इन सब लोगों ने मिलकर ईडी के अधिकारियों को धमकी भी दी, उससे सबूत छीनने में ममता बनर्जी की मदद भी की। अब ये आरोप सुप्रीम कोर्ट में लग रहा है, यानी कि पूरी मशीनरी जो ममता बनर्जी की है, जिसके लिए ईसी को चाहिए कि अगर चुनाव की घोषणा हो तो उस समय कोई तो बहाना चाहिए कि हम क्यों डीजीपी को चेंज कर रहे हैं, हम क्यों कमिश्नर ऑफ पुलिस को चेंज कर रहे हैं, पुलिस कमिश्नर को चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों अचानक से 8-10 जिलों के एसपी को चेंज कर रहे हैं, डीएम को चेंज कर रहे हैं। ये ट्रांसफर करने के लिए कोई तो आधार देना पड़ेगा। अब ईडी ने आधार दे दिया चुनाव आयोग को कि हम जो सबूत देकर लेकर आए हैं उससे पता चलता है कि ममता बनर्जी ने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल करके रखा है। और ये डीजीपी संविधान की शपथ नहीं लेते, ये ममता बनर्जी के प्रति आस्थावान होने की शपथ लेते हैं। ये ममता बनर्जी के लोग हैं, ये सरकार के लोग नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले चुनाव आयोग इसमें उन अधिकारियों के ऊपर अंकुश कसेगा। जैसे ही ईडी के सामने से वो सारी लिस्ट आएगी, इन अधिकारियों को चुनाव आयोग पहले हटाएगा और उसके बाद इसी बीच जब चुनाव की घोषणा होगी तो इधर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और सुनवाई के बीच ममता बनर्जी के ऊपर जो आरोप है, हो सकता है वकील नहीं, 1-2 बार ममता बनर्जी को भी दिल्ली आना पड़े। अभी तो वकील बनकर आई थी, अब आरोपी बनकर आओगी। आप अपना पक्ष रखो, सबूत तो आपको केवल ईडी के सामने पेशी की नहीं है, बल्कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है आर्टिकल 32 के तहत। और उन्होंने कहा है कि देखिए, अगर इसमें सजा नहीं होती है तो इसका मतलब है कि कई स्टेट में हम जाएंगे ही नहीं। या तो सारे ईडी के अधिकारी आपके सामने आकर सरेंडर कर दें और सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करे कि किन स्टेट में हमें छापेमारी करनी है, किन स्टेट में नहीं जानी है। तो ममता बनर्जी इस मामले में ऐसे फंसी है कि आगे चुनाव आयोग को भी इससे कुछ ज्यादा पावर मिलने की संभावना बढ़ बिल्कुल गई। सर, बंगाल चुनाव के बीच में राज्यसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया गया है, पर ये चुनाव विपक्ष के गणित को कैसे बिगाड़ रहा है? देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि भाई राहुल गांधी विपक्ष को किस ओर लेकर के जा रहे हैं। ऐसे पता नहीं चलता कि भाई आप यहां हार गए, वहां हार गए, वहां हार गए। अब राज्यसभा का चुनाव हो रहा है। मोदी सरकार जब आई थी तो बहुत सारे कानून पास नहीं करवा पाती थी। क्यों? क्योंकि लोकसभा में था लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं थी। कहाँ वो 60-65 के आसपास, 2014 के आसपास संख्या थी, अब बढ़ते बढ़ते 102 पहुंच गई। अब 37 लोगों का चुनाव होना है, नोटिफिकेशन आ गया। कुछ राज्यों की बात कर लीजिए जिसका सीधे सीधे इंपैक्ट होता है। अब 5 सीट बिहार से है, 5 सीट, और इस 5 के 5 सीटों में एक भी सीट विपक्ष के हाथ नहीं आएगा। उसका कोटा होता है, संख्या के हिसाब से उसको बांटा जाता है। तो 41 जो है वो नंबर पड़ रहा है बिहार में। तो उस कैलकुलेशन से 41 विधायक जो है जिसके पास होगा उसको एक सीट जीत जाएगा, वो कैलकुलेशन है। तो आपके पास तो 24 है आरजेडी के पास, बाकी इधर उधर जोर जार करके वो 40 पहुंचता है। उसमें 3-4 नप जाएंगे, इधर वो कांग्रेस वाले भी गायब हो गए हैं, वो इधर है ही नहीं। तो पूरा का पूरा राज्य, और कोई मैं आर्टिकल में देख रहा है कि 2030 तक आरजेडी का एक भी शख्स वो राज्यसभा में नहीं होगा। 7 बदल रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, और सब बड़े बड़े लोग। तो कोई बता रहा था कि 6 तो जीत जाएंगे, जैसा ना प्रचंड वोट अब मिला हुआ है, 6 तो जीतेंगे जीतेंगे। एक पे चुनाव होगा, और उसमें भी अगर खेल खाल हो गया, जो कांग्रेस पार्टी हमेशा इलेक्शन में लूज कर जाती है, तो ये 7 के 7 सीटें जाएगी। आपको गेन कहां से हो रहा है? ये राहुल गांधी ये घंटी बजाते रहते हैं कि ये मुद्दा वो मुद्दा, अडानी अंबानी, अमेरिका, ट्रंप, ये राफाल, यही सब करते करते आप जो है इस स्थिति पे ला दिए हैं
कि वो तो डीएमके जीत गया, डीएमके का किस्मत बढ़िया है कि भाई वहां पे 5 है तो 5 के 5 डीएमके के चले जाएंगे, ममता बनर्जी का भी अच्छा खासा आ जाएगा। लेकिन आपकी संख्या बढ़ नहीं रही, हर जगह आप जो है वो छोटे होते चले जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा खामियाजा क्या होगा कि भाई आपके पास जीतने के लिए सीट नहीं है और बड़े बड़े लोग जो है वो अलविदा कह रहे हैं। और सीटें कम है और उम्मीदवारों को लेकर भी लड़ाई है। अब भाई अभी देखिए पवन खेड़ा जो है फिर से चिट्ठी लिखेगा, वो ट्वीट कर कि इस बार जो है हमारी तपस्या में कमी रह गई। हर बार वही लिख देता है कि हम इस बार हमारी तपस्या में कमी रह गई। तो यही होगा, सुप्रिया श्रीनेत्र जाएगी, कौन जाएंगे भाई, मनोज सिंघवी साहब तो जाएंगे, उनका रिटायरमेंट हो रहा है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये जो ओवरऑल जब राज्यों में आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो, उसका इम्पैक्ट किस तरीके से ये केंद्र की और खास करके पार्लियामेंट की राजनीति में होता है, वो इस चुनाव से देश की जनता को भी समझ में तो नो डाउट राज्यसभा से विपक्ष का जो कद है वो घटता नजर आ रहा है। लेकिन क्या इस चुनाव के बाद एनडीए का कद कितना बढ़ेगा और विपक्ष की क्या स्थिति रहेगी और कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? देखिए, कांग्रेस तो बर्बाद हो रही है। अगर विपक्ष की बात करें तो पश्चिम बंगाल में जहां पर भारतीय जनता पार्टी 1 सीट गेन कर रही है, कहां से? वो वामपंथी पार्टियों से। अब कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां ये सब विधानसभा में तो खत्म है ही, राज्यसभा जो पहले की कमाई से अब तक बने हुए हैं, वो पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की सीटों में एक भी सीट कांग्रेस कम्युनिस्ट के पास नहीं रहेगी। बिहार में पत्ता साफ ही है, एक भी सीट नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये मैक्सिमम सीटें बिहार के लिए है 5 सीटों पर चुनाव होना। आगे 2 सीटें 3 सीटों पर चुनाव हो तो आपके लिए तो आधार ही नहीं बनता है कि उन सीटों पर आप चुनाव लड़ने के योग्य होगे। फिर तो 100 विधायकों की जरूरत पड़ेगी, कहां से लाओगे? अगर जितनी सीटें ज्यादा बढ़ेगी विधायकों की संख्या कम होगी, और इसीलिए बिहार से एक सीट इनका खत्म हो जाएगा, राजद भी राज्यसभा में 0 पर आ जाएगी। उसी तरीके से महाराष्ट्र में अभी सबसे ज्यादा 7 सीटों पर चुनाव और 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेने वाली है, यानी कि एनडीए के पास आने वाला है। और वहां मैक्सिमम सीटें इन लोगों के पास थी, यानी 3 सीटें शरद पवार और यूबीटी के पास। प्रियंका चतुर्वेदी ऐसे ही आजकल इधर उधर ढुलकते चल रही हैं, उनका राज्यसभा गया नहीं कि वो फिर से पार्टी छोड़ देंगी। जो स्थिति अभी इन पार्टियों में है, कई नेता जो टीवी पर दिखाई पड़ते हैं, जो फेस वैल्यू अपना बढ़ा रहे हैं, वो सारे राज्यसभा से आने वाले हैं। और इनके लिए आगे भी भविष्य में 4-5 साल तक कोई स्टेट ऐसा दिख नहीं रहा जहां राज्यसभा का चुनाव हो, इन लोगों को नॉमिनेट किया जाए। हरियाणा में 2 सीटें दोनों को दोनों भारतीय जनता पार्टी के पास आएगी, और यहां शरद पवार लड़ रहे हैं। 2 दिन पहले संजय राउत ने कहा शरद पवार फिर से राज्यसभा जाना चाहते हैं, लेकिन जाएंगे कैसे? वहां 1 सीट आपके पास हो सकती है अगर पूरा विपक्ष एक हो जाए, मतलब अघाड़ी एक हो जाए। लेकिन 1 सीट पर दावेदारी कांग्रेस की भी है, कांग्रेस भी 1 सीट वहां पर पहले से था जो रिटायर हो रहा है। दूसरी तरफ यूबीटी के प्रियंका चतुर्वेदी है, और 2 सीटें ये फौजिया खान और एक शरद पवार दोनों खुद थे। अब इतनी सीटों में से 1 सीटें बची, उद्धव ठाकरे की पार्टी में कह रहे हैं कि 20 विधायक तो हमारे पास है, सबसे ज्यादा तो हमें चाहिए सीट। लेकिन स्थितियां ऐसी हो गई कि शरद पवार बोलकर भी अब ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि क्या अब राज्यसभा के लायक भी हम बचे हैं। तो जहां जहां स्थितियां ऐसी हुई वहां विपक्ष में परेशानी तो बढ़ी, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी कांग्रेस के लिए है। हरियाणा में आप गायब हो गए, बंगाल में गायब हो गए, असम में गायब हो गए, बिहार में गायब हो गए, महाराष्ट्र में जीतेंगे नहीं, तो आपके पास बचा क्या? तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश। छत्तीसगढ़ में गायब हो गए। अब वहां से भी एक बड़े वकील केटीएस तुलसी, जो राहुल गांधी परिवार के लिए ये मुकदमे की पैरवी करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिब्बल और सिंघवी का ही नाम है, केटीएस तुलसी भी बहुत बड़े वकील हैं, इसलिए उनको राज्यसभा भेजा गया था। वो रिटायर हो रहे हैं। उधर तेलंगाना से सिंघवी रिटायर हो रहे हैं। अब इन जगहों पर आप किसे रीनॉमिनेट करोगे? क्योंकि हिमाचल में 1 ही सीट है, आप हिमाचल के नेता को लाओगे कि दूसरे और को लाओगे? तेलंगाना में चल रहा है कि सिंघवी को भगाओ, यहां के स्थानीय नेता को किसी को राज्यसभा भेजो, नहीं तो आगे चुनाव होने वाला है, यही सब मुद्दा उठने वाला है। राजस्थान से नीरज डांगी रिटायर हो रहा है, वहां एक भी कांग्रेस को सीट नहीं मिलेगी। अब वहां से राजस्थान कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि कोई तो रिप्रेजेंटेटिव हमारा होना चाहिए।
सब दिल्ली से भेजकर सोनिया गांधी को राजस्थान से भेज देते हो। तो कांग्रेस में मारधाड़ चल रही है इस बात को लेकर कि अब जो बचे हुए हैं और जो वेटिंग में हैं उनकी क्या स्थिति होगी, खड़गे का क्या होगा जो अभी 3 महीने के बाद रिटायर होने वाले हैं। तो जो स्थिति बनी है अभी राहुल गांधी के इर्द गिर्द चलकर जो इनकी वाहवाही करने वाली टीम है, उनको जब लगने लगेगा कि आगे हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं है, इसका मतलब कि अभी जो इस्तीफों का दौर चल रहा है कांग्रेस में वो और तेज गति से आगे बढ़ेगा। सर एक चीज और, पंजाब में आम आदमी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? देखिए, आम आदमी पार्टी का विध्वंस चल रहा है। जो 2 डिप्टी सीएम की बात चल रही है उसको लेकर 3 गुट बन गए। मोगा में रैली की अरविंद केजरीवाल, और रैली में ऐसी स्थिति आ गई कि पहले तो एक कंप्लेन किया गया कांग्रेस की तरफ से कि देखो वहां पर एक चीफ सेक्रेटरी और वहां का डीजीपी दोनों स्टेज पर क्या कर रहा था, इसको बर्खास्त करो। उधर भगवंत मान का ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया कि हॉस्पिटलाइज हो गए कि मेरा तो पावर सीज हो रहा है। 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर दलित के नाम पर, अपर कास्ट के नाम पर हमारे पीछे लगा देगा तो उसके बाद हमारे पास कुछ रहेगा ही नहीं। और इधर मोगा में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सब रैली कर रहा था। लौटते हुए और जाते हुए किसानों ने सारे रूट को बंद कर दिए। ऐसी स्थिति हो गई कि कम से कम 2000 लोगों को अरेस्ट करवाना पड़ा भगवंत मान को। स्थितियां ऐसी प्रतिकूल हो गई है आम आदमी पार्टी के लिए कि ये केवल मीटिंग कर रहे हैं, ग्राउंड पर इनकी स्थिति कमजोर होती जा रही है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो 10 राज्यों की खाली होने जा रही 37 राज्यसभा सीटों को भरने के लिए चुनाव तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। 16 मार्च को इन सीटों के लिए वोटिंग होगी। इस साल 245 सदस्यीय राज्यसभा की 72 सीटों पर चुनाव होंगे। पहले 37 और फिर बाकी खाली होने वाली सीटों पर वोटिंग होगी। खाली सीटों पर चुनाव के बाद बीजेपी की ताकत राज्यसभा में बढ़ जाएगी। इन सभी 72 सीटों पर चुनाव के बाद एनडीए की मौजूदा सीटें 40 से बढ़कर 50 के पार पहुंच सकती है। वहीं इंडी गठबंधन की सीटें 25 से घटकर दहाई के आंकड़े से नीचे पहुंच सकती है। तो राज्यसभा चुनाव में विपक्ष अब पूरी तरह से बेदम नजर आ रहा है। तो वहीं बंगाल में सीएम ममता, तो पंजाब में केजरीवाल बेदम है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।